पर आम आदमी पार्टी की पहुंच बनने के लिए काफी वक्त लग सकता है। ऐसे तनाजुर में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है, कैसा देखते हैं आप? जी, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी अभी आम आदमी पार्टी के लीडरों से पिछले एक हफ्ते काफ़ी लंबी बातचीत हुई और पहले तो वो हुकूमत साजी के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोगों का दबाव ये पड़ रहा है कि वो कुछ करके दिखाएं, तो उन्होंने दिल्ली में हुकूमत बनाने का फैसला किया। हालांकि उन्हें काफ़ी उज़्र था कि वो कांग्रेस की हिमायत कैसे हासिल करेंगे और अभी भी उनके ऊपर एक ये सवालिया निशान लगा हुआ है कि वो जिस जमात को अभी तक जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे उसकी हिमायत से कैसे हुकूमत बना रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों का ये कहना है, खास करके उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, कि हमारे पास बड़े पैमाने पर लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, ख़त आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हर रियासत में इस पार्टी की शाख कायम की जाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। खुद अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी कहा, जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जा रहे थे, कि हालांकि वो हुकूमत बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं और दिल्ली में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, लेकिन ताहम वो उनकी नज़र पार्लियामानी इंतखाबात पर भी है और उन्होंने कहा कि उन्हें मुल्क गिर पैमाने पर दौरा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये साफ है कि आम आदमी पार्टी और उसके लीडर अपने आप को सिर्फ दिल्ली और उसकी हदूद तक महदूद नहीं रहना चाहते, वो पूरे मुल्कीर पैमाने पर इसको एक मूवमेंट की शक्ल देना चाहते हैं, ताकि जहां लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कांग्रेस और बीजेपी। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में यही इन दोनों ही जमातों के बीच में मुकाबला था, कोई तीसरी सियासी कुव्वत नहीं थी। तो अगर वहां पे आम आदमी पार्टी जैसी कोई दूसरी सियासी जमात होती तो शायद लोगों के पास में एक ऑप्शन ये भी होता कि वो इन दोनों को रिजेक्ट करते और उसे हिमायत देते, जैसा दिल्ली में हुआ। तो वो आम आदमी पार्टी के लोग लगे हुए। ये बात सही है कि अभी मुल्कीर पैमाने पर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पार्टी है, वो खड़ी नहीं हो पाई है और उसकी वजह से उन्हें अभी एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जी कुर्बानी साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आम इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों के लाए अमल के सिलसिले में, अभी थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे ने सीपीएम के प्रकाश करात से गुफ्तगू की थी। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट पार्टियां बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल करते हुए मंजर पर, नक्शे पर हिंदुस्तान की आएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सुन रहा था प्रकाश कारात साहब लखनऊ में ईटी के नुमाइंदे से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बात में कुछ बहुत ज्यादा दम नहीं नजर आया। इसकी वजह यह है कि 33 बरस से आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में उनकी हुकूमत थी, उनका जो लेफ्ट फ्रंट है उसका कब्जा था, लेकिन वहाँ जो पंचायती इंतखाबात हुए, जो हुकूमत बनने के बाद में दूसरे इंतखाबात हुए, उनमें लेफ्ट फ्रंट को कोई खातिर ख्वाह हिमायत हासिल नहीं हो पा रही है और वो काफ़ी पसोपेश में। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा चंक जो लेफ्ट एमपीज़ का आता है वो मगरबी बंगाल से आता है और दूसरी उनकी जमात मजबूत थी केरला में, वहाँ भी अब उनकी हुकूमत नहीं रही और वहाँ अब कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत है। इस वक्त सिर्फ त्रिपुरा में यहाँ मानिक सरकार की हुकूमत है, सीपीएम की वो हुकूमत है। तो प्रकाश कारात साहब किस बलबूते पर ये बात कह रहे हैं कि उनकी जमात या उनका लेफ्ट फ्रंट काफ़ी सीटें हासिल करेगा, मुझे दिखाई नहीं देता। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर सीपीआई और सीपीएम मजबूत थी। सीपीएम अगर यहाँ रियासत तमिलनाडु में जयललिता के साथ अलायंस करती है तो वहाँ से उम्मीद है कि 2-4 सीटें वो शायद जीत पाएं, लेकिन उसके अलावा और कहीं मुल्कीर पैमाने पर मुझे दिखाई नहीं देता कि बाएं बाजू की जमातों को ज़मीनी सतह पर कोई हिमायत हासिल हो। इसलिए प्रकाश कारात साहब का ये कहना मुझे लगता है कि बहुत हद तक मुनासिब नहीं है। जी कुर्बानी साहब, हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ये थे सीनियर साहब कुर्बानी साहब, जो आम इंतखाबात में दीगर पार्टियों की, सियासी पार्टियों के लाए अमल के सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चेहरे
चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने कल ये कहकर सबको चौंका दिया था कि मुजफ्फरनगर में मौजूद फसाद मुतासिरीन के कैंपों में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लोग मौजूद हैं। कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर हैरत का इजहार किया है। बात है कि जो लोग बेचारे फसाद का शिकार होकर के रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, वो कैसे षड्यंत्रकारी हो सकते हैं। मुलायम सिंह जी ने कैसे ये बात कही, मुझे बड़ी हैरत है। अगर उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी के लोग गुंडागर्दी ना करें, मैं समझता हूं किसी भी पार्टी के लोगों को गुंडागर्दी करने का कोई हक नहीं है। पार्टी के वर्कर्स हों, लीडर्स हों, उनके बच्चे हों, उनको ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि फिरकावाराना सियासत को खत्म करना चाहिए और इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी से होनी चाहिए। होलीगनिज्म की राजनीति बिल्कुल खत्म होना चाहिए और उन्हें शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही करना चाहिए। साथ साथ मुजफ्फरनगर के जो हालात हैं, क्यों बिगड़े, क्या हो रहा है, किसने किया, क्यों किया, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये सब की जवाबदारी तो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी खुद की न है ना, उनको पूरा करना चाहिए। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन से मुतालिक मुलायम सिंह यादव के बयान की बीजेपी ने शदीद मजम्मत की है। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि एसपी हुकूमत मुतासिरीन की परेशानी को दूर करने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। में जो दंगा पीड़ित हैं, उनके जख्मों पर मानवीय मरहम लगाने के बजाय सेकुलर सुई चुभोई जा रही है और उस जख्मों पर सेकुलर सुई चुभा करके उस दर्द को और बढ़ाया जा रहा है। उस दर्द को खत्म करने के बजाय उस दर्द को जो है वो और गहरा किया जा रहा है, ताजा किया जा रहा है। ये क्या तमाशा हो रहा है। आप लोगों की लाशों के ढेर पर जिस तरह की सियासत और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद आप भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। सीपीएम ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने और रिलीफ कैंपों में राहत पहुंचाने का मुतालबा किया है। सीपीएम लीडर प्रकाश करात और सुभाषनी अली ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव से मुलाकात की। सीपीएम ने अखिलेश यादव को मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के मुश्किलात से वाकिफ कराया। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद प्रकाश करात ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। अखिलेश यादव से भी आपकी मुलाकात हुई है, क्या लोकसभा चुनाव से संबंधित किस चीज? सिर्फ मुजफ्फरनगर में अभी जो हालात है, वहाँ जो लोग कैंपों में हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और उसके लिए राहत और दूसरे काम के बारे में कुछ बातें रखना चाहते थे, उसलिए मिले। मुजफ्फरनगर में कुछ मामले हम उनके संज्ञान में लाना चाहते थे और उनका रिस्पांस भी काफ़ी संतोषजनक था और हम लोगों ने कुछ वहाँ पर राहत के बारे में और कुछ न्याय संबंधी बातें उनके सामने रखी हैं, तो उनका रिस्पांस भी अच्छा था। और दूसरा जो अभी फिरोजाबाद में एक बहुत भयानक सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसके पीछे पीड़ित पक्ष लखनऊ में 2 दिन से है, उनको एफआईआर लिखाने में भी बहुत दिक्कत हुई थी और जैसा कि कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक लोग बलात्कारियों की मदद वगैरह कर रहे थे, तो उस पर भी हमने उनसे बातचीत की। उधर सीपीआई लीडर अतुल जान के मुताबिक मुलायम सिंह यादव को मामले को सियासी रंग देने के बजाय मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी पर तवज्जो मरकूज करना चाहिए कि प्रशासन को सारी जिम्मेदारी उनकी देखभाल की राहत कैंपों में रह रहे लोगों की लेनी होगी और वो ले रहे हैं, लेकिन वो अपर्याप्त है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। इसलिए
बहुत अधिक राजनीति न करके वहां आप कोई बच्चे न मरने पाए ठंड से, राहत में शिविरों में रह रहे लोगों के खान पान और उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना राज्य के अखिलेश यादव सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो उनके तमाम वक्तव्यों पर लोग ध्यान नहीं देंगे। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने मुलायम के बयान को मुज़हिर करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुलायम सिंह ऐसे बयान देकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। समझते हैं कि या तो उन पर बुढ़ापा आ गया है, सठिया गए हैं वो, इसलिए कि जो इतनी खुली हुई हकीकत है उसको पॉलिटिसाइज करके पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इल्जाम रखना, अपनी नाकामी को छुपाने की जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत भोंडी है। यानी हैरत की बात है कि वो जो लोग अपने घर छोड़कर, अपना सामान छोड़कर, अपने सर का साया छोड़कर कैंपों में पड़े हुए हैं, उनको वो अफेक्टेड मानने को तैयार नहीं है। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की, बदनसीबी की बात कुछ नहीं हो सकती उनके जैसे बड़े नेता के लिए। आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने समाजवादी पार्टी हुकूमत को मुजफ्फरनगर फसाद पर सियासत से गुरेज करने की सलाह दी है। अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर वहां पे राहत पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से पहुंचाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कैंप्स में रह रहे हैं। और वो क्यों रह रहे हैं, इस बात का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उनके कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी की वजह से वो अपने घरों में वापस नहीं जा रहे हैं। उन मसाइल को हल करने की जरूरत है, तभी हम समझते हैं कि पूरी तरीके से हालात जो है उनको काबू में लाया जा सकता है। दिल्ली के वजीर आला बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने सरकारी बंगला और जेड सतह की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को सिक्योरिटी फराहम कराने से मुताल्लिक खत लिखा, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि उन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। ख्याल है कि आम आदमी पार्टी का मौकफ है कि सिक्योरिटी की जरूरत अवाम को ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की सख्त सिक्योरिटी लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ईश्वर सबसे बड़ी सिक्योरिटी फराहम कराने वाला है। दरअसल दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर सिक्योरिटी वी रंगनाथन ने केजरीवाल को खत लिखकर कहा कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर उन्हें सिक्योरिटी फराहम कराती है, जो जेड सतह की सिक्योरिटी होती है। दिल्ली पुलिस के हुक्काम के जरिए इरसाल किए गए खत में उन्होंने कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, लिहाजा ज़ाब्ते के मुताबिक दिल्ली पुलिस को उन्हें सिक्योरिटी फराहम कराने की जरूरत है। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के खत के जवाब में शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें किसी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ना तो एस्कॉर्ट और ना ही निजी सिक्योरिटी अफसरों की। क्राउड मैनेजमेंट एक अलग चीज है और सिक्योरिटी एक अलग चीज है, और इस देश में आम जनता की सुरक्षा सबसे पहला विषय है, और इसी के प्रति जनता में एक जबरदस्त आक्रोश है कि तथाकथित सुरक्षा के नाम पर एक भारी तामझाम के साथ हमारे नेता चलते हैं और वो आम आदमी की मूलभूत समस्याओं और उसके सरोकारों से कट जाते हैं। तो जो हमारा स्टैंड है वही हमारा अभी तक भी स्टैंड है कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। हालांकि केजरीवाल ने पुलिस से मजमे को कंट्रोल करने के लिए मदद की गुजारिश की है। काबिल गौर है कि इससे कबल भी 2 मौके पर केजरीवाल ने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। समाजी कारकुन अन्ना हजारे खराबी सेहत की वजह से अरविंद केजरीवाल की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि अन्ना हजारे ने वाज़ेह किया कि इस ज़िम्न में उन्हें केजरीवाल की जानिब से अभी तक दावतनामा मौसूल नहीं हुआ है। प्रोग्राम है तो उसका लेटर आपको आया है, इन्विटेशन आया है उसका कुछ? नहीं, अभी लेटर तो नहीं आया, लेकिन 26 तारीख को बात करूंगा। आप जाने वाले हैं प्रोग्राम को? अगर लेटर नहीं, अभी तो मेरा तबियत ठीक नहीं है। क्या आप प्रोग्राम को जाने की संभावना है? नहीं, तबियत ठीक नहीं, इसलिए नहीं जा सकूंगा। सर, अन्ना आपने लेटर लिखा है केजरीवाल को? अन्ना को कोई शुभ संदेश वगैरह लिखा है आपने? नहीं, मैं अभी खंडवा जेल से फरार होने वाले सीमी से ताल्लुक रखने वाले 3 मुश्तबा दहशतगर्दों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इन मुश्तबा दहशतगर्दों को मध्य प्रदेश के बरवानी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में
अबू फैजल भी शामिल है। बरवानी के एडिशनल एसपी ने इस खबर की तस्दीक की है। जिनसी हरासनी के इल्जामात का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। जिनसी हरासनी की मुतासरा लड़की ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने एक ब्लॉग पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए जस्टिस गांगुली को निशाना बनाया है। जस्टिस गांगुली की जानिब से जिनसी हरासनी के इल्जामात को मुस्तरद किए जाने के बाद मुतासरा लड़की के ये तासुरात सामने आए हैं। वाज़ेह है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना करते हुए जस्टिस गांगुली ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। मुबैना ने जिनसी हरासनी मामले की मुतासरा साबिक लॉ इंटर्न के ताजा ब्लॉग पर जस्टिस गांगुली ने तबसरा करने से इनकार कर दिया। जस्टिस गांगुली ने सीजेआई को लिखे खत में मुतासरा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, जिस पर मुतासरा ने जस्टिस गांगुली पर मामले में तासुब से काम लेने का इल्जाम लगाया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जस्टिस गांगुली किसी को भी खत रवाना करें, टीएमसी गांगुली से इस्तीफे का मुतालबा जारी रखेगी। दूसरी जानिब सीपीआई ने मुतासरा लॉ इंटर्न से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। जस्टिस गांगुली को अगर कुछ करना है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। अभी तो केस उनको खिलाफ चालू नहीं हुआ। अगर केस होता तो वो कोर्ट के सामने जाकर कह सकते हैं। उनको चिट्ठी लिखने का अधिकार है, लेकिन हमारा जो पहले का मांग था कि नैतिकता के आधार पर उनको हट जाना चाहिए वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, उसमें हम अड़े हुए हैं। जस्टिस गांगुली के संबंध में पीड़िता लॉ इंटर्न को अब देर नहीं करनी चाहिए। बहुत देरी हो चुकी है। ये ट्विटर से और ईमेल से मुकदमे नहीं दायर होते। भारतीय सीआरपीसी और की प्रक्रिया है। लॉ इंटर्न होने के नाते उन्हें सब पता है। अब उन्हें खुद हिम्मत करके आगे आकर के जस्टिस गांगुली के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। नहीं तो जस्टिस गांगुली तरह तरह के आर्गुमेंट, तरह तरह की बातें कह करके भ्रमित करते रहेंगे। सीनियर वकील आभा सिंह ने जस्टिस गांगुली के जरिए सीजेआई को लिखे गए खत पर सख्त तनकीद की है। आभा सिंह के मुताबिक जस्टिस गांगुली ने खत में जो दलील पेश की है वो बेवजह है। जस्टिस सथाशिवम ने जो 3 सिटिंग जज की कमेटी बनाई थी, उसके सामने जस्टिस गांगुली को पूरा समय दिया गया अपना से कहने के लिए, और उसके बाद ही जो है ये चीजें मीडिया में आई, उनका नाम आया। और ये जस्टिस गांगुली का कहना कि वो 2G के जज थे और इसलिए लोग उनके खिलाफ ये कर रहे हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि इस इंटर्न का सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, इसके साथ कोरोबोरेटिव एविडेंस है। इसके साथ वो स्टेटमेंट्स है कि जो बाकी फेडरेशन के लोग उस कमरे में थे और बाकी जिस तरह से वो लड़की बाहर गई है, तो ये कहना कि 2G की वजह से है, सरासर गलत है। जस्टिस गांगुली को समय दिया गया था अपनी कंप्लेंट देने का, अपनी स्टेटमेंट देने का, और 154 सीआरपीसी साफ कहता है कि स्टेटमेंट से ही पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती। अगर पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और इसमें एक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो जस्टिस गांगुली सही नहीं है और वो मीडिया को भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये कह के उनको मुल्क भर में जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोलकाता में लीगल फोरम ऑफ इंडिया ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज किया। फोरम ने जस्टिस गांगुली को फौरी तौर पर मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने का मुतालबा किया। ऑल इंडिया लीगल फोरम जिंदाबाद। मरकजी वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने वजारत माहौलियात और जंगलात का इजाफी चार्ज लिया। वाज़ेह है कि जयंती नटराजन ने वजीर माहौलियात और जंगलात की वजारत से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वीरप्पा मोइली को वजारत माहौलियात और जंगलात का इजाफी कलमदान दिया गया था। From the duty of a regulator.
the rules of the game will have to be strictly followed. I don't think, it can be done, because as far as possible, nothing should be left for the discretion. I think we need to, not only conform to the rules of game, but also, we'll have to ensure that, we also allow things to happen. दिल्ली में आज भी गहरा कोहरा छाया रहा। कोहरे के सबब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मुतासिर रहीं। हुक्काम के मुताबिक अबूजहबी और इस्तांबुल से आने वाली परवाजों को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई। हुक्काम का कहना है कि 200 मीटर के फासले तक कोहरा छाया हुआ है, इसलिए तैयारों को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई है। परेड ग्राउंड जम्मू में मुनक़िदा आरोग्य मेले में बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की और आयुर्वेदिक तरीक़े इलाज से फैज़याब हुए। मुंतज़िमीन अवाम के रद्द-ए-अमल से काफी मुतमईन हैं और मुस्तक़बिल में भी जम्मू में इस तरह के मेले लगाने की बात कर रहे हैं। यूनानी तरीक़े इलाज से अपनी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोग घंटों तक कतार में रहने से भी नहीं कतराए। 4 रोज़ा मेले में आयुर्वेद के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज किया। मेले के दौरान योगा और इस तरह की कुछ दीगर सरगर्मियों का भी इनेकाद किया गया। इन सरगर्मियों में नौजवान तबके ने खासी दिलचस्पी दिखाई। मेले में शिरकत करने वाले अफराद बेहद खुश हैं और इस मेले के जम्मू में इनेकाद के लिए मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद का बेहद शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। में लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरी ऑपरेशन अलग तरह की दवाइयों की प्रयोग करते हैं, परंतु उनको आयुर्वेद के बारे में इतना पता नहीं है। ये इस तरह के मेले अवेयरनेस बढ़ाते हैं लोगों में और लोगों को पता चलता है कि किस तरह से आयुर्वेद का फायदा होगा और किस तरह की दवाइयाँ हमारे को लेनी चाहिए। ये फ्री चेकअप है, इसलिए इसमें किस पैसा वैसा लेने देने की कोई जरूरत नहीं है और लोग खुद ब खुद आएंगे। और जो भी आप देख रहे हैं इस लाइन में कितने ज्यादातर लेडीज है और जेंट्स भी बहुत सारे हैं और ये लोगों के लिए बहुत ही फायदा में रहेगा। दवा भी मिल रही है, मुफ्त में दवा मिल रही है और ट्रीटमेंट भी मिल रही है। मुंतजमीन का कहना है कि मेले में तमाम तरह की आयुर्वेदिक अद्वियात मुफ्त दी गई थी। चेकअप और दीगर जानकारी फराहम करने के लिए भी कई स्टॉल लगाए गए थे। ये आरोग्य मेला लोगों की हेल्थ के सुचारू रूप से जारी रखने के लिए चालू किया है। इसमें योगा के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, यूनानी के द्वारा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा फ्री क्लिनिक लगाई गई है। निःशुल्क उनकी चिकित्सा दे रहे हैं, फ्री मेडिसिन निःशुल्क दवा दे रहे हैं, साथ में योगा के द्वारा डेमो दिखाकर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हर पैथी की अलग अलग लेक्चर दिए गए हैं। इस मेले का इनेकाद महकमा आयुष ने किया था। 21 दिसंबर को मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेले का इफ्तिताह किया था। ईटीवी न्यूज जम्मू। हिंद पाक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की वागा अटारी सरहद पर मीटिंग हुई। इस मीटिंग का मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी को कम करना और क़याम अमन को यकीनी बनाना है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि मेजर जनरल आमिर रियाज ने पाकिस्तान की तरफ से इस इजलास में शिरकत की। दोनों तरफ से एक ब्रिगेडियर और 3 लेफ्टिनेंट जनरल भी इस इजलास में मौजूद थे। हिंद पाक के डीजीएमओ की 14 साल बाद मीटिंग हुई। इससे पहले 1999 में करगिल जंग के बाद दोनों मुल्कों के डीजीएमओ की मीटिंग हुई थी। शाम में फौज और बागियों के बीच जारी तशद्दुद में रोज बरोज आम शहरियों की हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। शामी फौज ने शुमाल में बागियों के कब्जे वाले हलफ शहर और तुर्की की सरहद पर हेलीकॉप्टर से फिजाई कार्रवाई करते हुए बम बरसाए, जिसके नतीजे में 45 अफराद हलाक हो गए। शामी फौज ने हमले में बैरल बमों का इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता इतवार को भी शामी फौज की फिजाई कार्रवाई में हलब शहर में 65 अफराद हलाक हुए थे। हलब में फिजाई कार्रवाई और आम शहरियों की हलाकत पर अमरीका ने शामी फौज की मजम्मत की है। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के शुमाल में वाक़े एक पुलिस हेडक्वार्टर में हुए बम धमाके में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कल रात काहिरा के शुमाल में वाक़े नाइल डेल्टा के पुलिस हेडक्वार्टर में बम धमाके किए गए। महलूकीन में पुलिस एहलकारों की अक्सरियत है। इंतजामिया ने महलूकीन की तादाद में इजाफे का
खदशा जाहिर किया है। पाकिस्तान के साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के इल्जाम में अदालती कार्रवाई आज उस वक्त मुलतवी कर दी गई जब उनके काफिले के रास्ते में धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। मुशर्रफ को इस्लामाबाद की एक खुसूसी अदालत ने 2007 में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने से मुतालिक गद्दारी के इल्जाम का सामना करने के लिए तलब किया था। मुजरिम पाए जाने पर मुशर्रफ को उम्र कैद या सजाए मौत सुनाई जा सकती है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब। अदा की पूरी टीम की जानिब से मैं सूरती आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन आज एक बार फिर हम बात करेंगे फैशन की। क्या लेटेस्ट है, कौन सी नई चीज हमें मार्केट में इस वक्त नजर आएगी। वैरायटीज की अगर बात करें, कलर्स की बात करें, डिजाइन की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्यूनिक्स हमें नजर आ रही है। ट्यूनिक्स के तरह तरह के डिजाइन, स्लीव्स, नेकलाइंस, इसी से मुताल्लिक आज ढेर सारी बातें करेंगे हम हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो आइए आगाज करते हैं आज के एपिसोड का और मिलते हैं आज के फैशन एक्सपर्ट से। नाज़रीन आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट कामना सेठ से और जानते हैं उनसे कि किस तरह की लेटेस्ट ट्यूनिक्स हम मार्केट में देख सकते हैं। कामना, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। आप ट्यूनिक का मैं जिक्र कर ही चुकी हूँ तो कामना, हमने देखा है हर कोई प्रेफर करता है फैशनेबल बनकर रहना। हर कोई चाहता है कि डिजाइनर्स ड्रेसेस हों या डिजाइनदार कपड़े हों, तो उसमें ट्यूनिक सबसे ज्यादा लेटेस्ट आजकल मैं देख रही हूँ। आपने भी ट्यूनिक पहना हुआ है, तो किस तरह के नए और लेटेस्ट ट्यूनिक्स हम देख सकते हैं कमिंग सीजन में? कमिंग सीजन में ट्यूनिक्स हर डिफरेंट सिलुएट्स, काफी डिफरेंट सिलुएट्स हैं जिसको आप आजकल प्रेजेंटली आप देख रही होंगी। जैसे ए लाइन है, टाइट फिटेड हगिंग ट्यूनिक्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स में, कोई लाइक्रा में है, कोई कॉटन में है, कोई सिल्क में है, जकार्ड, ब्रोकेड। पर ट्यूनिक्स एकदम हाईलाइट ऑफ द सीजन है बिकॉज इसमें आप एकदम इंडियन दिखते हुए मॉडर्न लगती हैं। तो आजकल की महिलाओं के लिए आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मॉडर्न लगने के लिए। सो इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स करते हैं। जैसे ट्यूनिक्स मोरलेस ये सिलुएट तो है इंडियन सिलुएट में आपको मैं जैसे ढालती हूँ उनको, तो उसमें एम्ब्रॉयडरीज करते हैं, कट वर्क करते हैं, देन या फिर हम उनके कलर कॉम्बिनेशंस पे वर्क करते हैं, या फिर हम उनके फैब्रिक्स के ऊपर डिफरेंट रिसर्च करके 4-5 फैब्रिक्स को मिलाकर बनाते हैं। इस तरह से डिफरेंट तरह के ट्यूनिक्स हम बनाते हैं। सबसे ज्यादा वो कौन सा फैब्रिक है जो ट्यूनिक में चलता है? ट्यूनिक्स के लिए सबसे अच्छे फ्लोई फैब्रिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक जॉर्जेट, शिफॉन्स। बट ऐसा नहीं है कि बाकी के फैब्रिक्स नहीं अच्छे लगते। अगर आपको थोड़ा स्टिफ लुक चाहिए तो कॉटन्स, ब्रोकेड्स, अगर कोई मोटे कपड़े चाहिए तो इवन थिकर फैब्रिक्स लुक वेरी नाइस इन ट्यूनिक। सैटिन भी मैंने देखा है, कुछ लोग काफी हद तक सैटिन भी यूज करते हैं, तो वो कितना प्रोमिनेंट है? नहीं, सैटिन भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इवनिंग वेयर बनाना है ट्यूनिक को, कहीं रात को किसी अच्छी पार्टी में जाना है, तो आप सैटिन थोड़ा सा शिमरी फैब्रिक यूज करिए, उसके साथ सिल्क का इस्तेमाल कीजिए और उसके ऊपर अच्छी आप काफी इलेबोरेट एम्ब्रॉयडरी करिए, तो वो तो आप उसको किसी भी तरह ढाल सकते हैं। ये एक सिलुएट ऐसा है जो ज्यादातर की आजकल की महिलाओं को पसंद आता है क्योंकि इसमें आप बहुत खूबसूरत लगते हैं और एकदम ट्रेंडी लगते हैं, रादर देन लुकिंग लाइक लिटिल ऑर्थोडॉक्स और ओल्ड फैशन। मतलब एकदम टिप टॉप नजर आ रहे हैं। एकदम टिप टॉप नजर आ रहे हैं। जैसे आपने ट्यूनिक पहना हुआ है, इसमें मैं देख रही हूँ लॉन्ग स्लीव्स हैं, नॉट एग्जैक्टली पूरी लॉन्ग पर मीडियम तक ये जो स्लीव आ रही है ये एक डिफरेंट लुक दे रही है। जिस तरह का कट आपकी ट्यूनिक में है ज्यादातर हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये एक नया स्टाइल है। इससे हटकर और कौन से नए स्टाइल आपने डिजाइन किए हैं?
ट्यूनिक्स में आप जैसे कि आप कॉलर्स के साथ ट्यूनिक्स बना सकते हैं थोड़े प्रोफेशनल लुक के लिए। ऐसे जो महिलाएं ऑफिस जाती हैं उनको काफी प्रोफेशनल लुकिंग कपड़े चाहिए होते हैं। जैसे आप जिस तरह से शर्ट